नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सरकारी जंक्शन पे। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि भारत में डच लोगों का आगमन किस तरह से हुआ और उन्होंने अपने व्यापारिक कोठियां कहाँ-कहाँ पे स्थापित की और उन्होंने अपने व्यापारिक जो तौर तरीके थे, जो व्यापार करने का तरीका था, उसमें किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया और वो भारत में कब तक टिक पाए और उनका अंत में भारत में पराजय किस तरह से हुआ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि भारत में यूरोपियों के आगमन के दौर में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ। तो चलिए, वीडियो को देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज को डिस्कस करूंगा और काफी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और वीडियो डाल पाऊंगा। मैं काफी रिसर्च के बाद इन वीडियोस को ला रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए, वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1599 में जो पूर्वी देश थे, जो इंग्लैंड के जो पूर्वी देश थे, उनके संग व्यापार करने के लिए अंग्रेज जो थे, उस समय इंग्लैंड इंग्लैंड में जो भी अंग्रेज थे, वो एक कंपनी बनाते हैं जिसमें कुल 217 व्यापारी होते हैं। कितने व्यापारी होते हैं? तो 217 व्यापारी होते हैं। इस कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 14 निदेशक का जो 14 डायरेक्टर का समूह होता है जो इस कंपनी को संचालित करने के लिए बाध्य होते हैं, जो इस कंपनी को चलाते हैं। 1600 ईस्वी में क्या होता है कि जो उस समय इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी होती हैं एलिजाबेथ वन, उनसे ये कंपनी एक आदेश पत्र लेती है जिसका नाम चार्टर होता है। उस चार्टर को जारी करने के उपरांत जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो पूर्व में व्यापार कर सकते थे। पूर्व में मतलब पूर्व के किसी भी देश के साथ वह व्यापार कर सकते थे। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस तरह क्या होता है कि जब महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर जारी कर देती हैं तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है जो 1600 ईस्वी में स्थापना होता है। 1600 ईस्वी में स्थापना के बाद यह कंपनी अब पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। जब महारानी एलिजाबेथ ने यह चार्टर साइन किया था तो यह चार्टर सिर्फ 15 वर्षों के लिए ही था। साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने चार्टर का फोटो दे दिया है जिससे आप लोग काफी इजीली इसको समझ पाएंगे। जो ये चार्टर था जो सबसे पहले 15 वर्षों के लिए दिया गया था, बाद में 1609 में एक नया चार्टर लाके इसे 15 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अब क्या होता है कि 1601 से 1603 में क्योंकि अंग्रेजों को चार्टर मिल गया था और वो पूर्व के किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते थे। अब 1601 से लेकर 1603 में अंग्रेज जो थे पहली यात्रा इंडोनेशिया की करते हैं। इंडोनेशिया में उस समय काफी मसालों के द्वीप होते हैं जैसा कि मैंने साइड के पिक्चर में दे दिया है। तो उस समय इंडोनेशिया में काफी मसालों के द्वीप थे, आज भी काफी मसालों के द्वीप है वहां पे जहां से कि मसाले का व्यापार किया जाता है। तो क्योंकि इंग्लैंड जो था वो सबसे पहले मसालों के खोज के लिए ही पूर्वी देश की तरफ निकला था। तो 1601 से लेकर 1603 तक अंग्रेज जो है सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचते हैं मसाला द्वीप पर और वहां से वह अपने मसालों के व्यापार को अंजाम देते हैं। मसालों का वो क्या करते हैं, वहां से व्यापार शुरू करते हैं। अंग्रेज जो थे वो खास करके काली मिर्चों का व्यापार किया करते थे। जो काली मिर्च हम खाते हैं वो काली मिर्च का खास करके वह व्यापार किया करते थे। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चार्टर सबसे पहले कितने दिनों के लिए जारी किया गया था? तो 15 वर्षों के लिए जारी किया गया था। बाद में 1609 में इसे 15 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अंग्रेज जो थे सबसे पहले इंडोनेशिया पर पहुंचे थे, मसाला द्वीप पर, और वह काली मिर्चों का व्यापार किया करते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब 1608 ईस्वी में क्या होता है, कैप्टन हॉकिंस जो कि एक जहाज का कैप्टन होता है वह समुद्री मार्ग से होते हुए हेक्टेयर एक जहाज का नाम होता है जिसका नाम होता है रेड ड्रैगन, उस जहाज से वह सूरत बंदरगाह पहुंचता है। और सूरत बंदरगाह पहुंचने के बाद वहां पे एक टेम्पोररी कोठी का निर्माण करता है। उस समय वह हमारे भारत में काफी राजा राजा थे जिनका शासन चल रहा था, लेकिन वह आपसी मतभेद के कारण उनका शासन जो था बहुत ही हल्का था और वह किसी भी तरीके से किसी गैर के आने से या किसी अंग्रेज के आने पे वह ध्यान नहीं देते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने वहां एक टेम्पोररी कोठी बनाया। लेकिन अभी मुगल बादशाह जो उस समय जहांगीर था उनका सहमति नहीं लिया गया था। तो इस सहमति को लेने के लिए कैप्टन हॉकिंस जो होता है वह मुगल बादशाह जहांगीर
के दरबार में पहुंचता है। दरबार में पहुंचने के बाद क्या होता है कि उस समय पहले से पुर्तगाली भारत पे राज कर रहे होते हैं। पहले से पुर्तगाली भारत में व्यापार कर रहे होते हैं। तो यह देख के कि इंग्लैंड के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं, यह जान के क्या करते हैं, वह जहांगीर को जाकर भड़का देते हैं। जहांगीर के भड़काने के बाद क्या होता है कि जो कैप्टन हॉकिंस होता है उसे भारत से खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन अंग्रेज जब जब जहांगीर के वह दरबार में आता है तो जहांगीर उसे काफी इज्जत देता है, और इज्जत देता है और सादर सत्कार करता है, और उसे 400 का मनसब और खान की उपाधि धारण करता है। मुस्लिम में जो होता है वह खान की उपाधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए जहांगीर ने क्या किया, हॉकिंस को, क्योंकि बाहर से कोई भी किसी देश में आता है तो हमारे भारत का परंपरा है कि हम उसे काफी इज्जत और सम्मान देते हैं। तो जहांगीर जो होता है 400 का मनसब और खान की उपाधि उसे क्या देता है, किसे देता है, कैप्टन हॉकिंस को देता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हॉकिंस जो होता है, क्योंकि वह व्यापारिक खोटी को खोलने में असफल होता है, इसलिए वह इंग्लैंड वापस लौट जाता है। 1611 में एक नया जहाज जिसका कैप्टन मिडलेट होता है, वह सूरत के पास, क्योंकि सूरत में व्यापारिक कोठी तो नहीं बनी थी, लेकिन टेम्परोरी कोठी जो भी वहां पे थी, वहां पे उस जहाज का कैप्टन मिडलेट हुआ करता है। तो वो क्या करता है कि पुर्तगालियों के आक्रमण से क्या करता है कि पुर्तगालियों के आक्रमण को विफल कर देता है, जिससे उस समय तत्कालीन जो राजा होता है जहांगीर, उसका वो दिल जीत लेता है। जिससे जहांगीर खुश होकर क्या करता है, सूरत में एक एक टेम्परोरी नहीं, परमानेंट कोठी को खोलने का इजाजत दे देता है। अब तक जो सूरत में कोठी थी वह टेम्परोरी कोठी थी, लेकिन जब जहांगीर का वो दिल जीत लेता है पुर्तगालियों को आक्रमण के विफल करके, तो वो क्या करता है, सूरत में एक कोठी को खोलने का इजाजत दे देता है। 1613 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी, जिसे कारखाना या गोदाम भी कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कोठी कारखाना गोदाम ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही। तो 1613 में कोठी या कारखाना या गोदाम सबसे पहले कहाँ खोली जाती है, सूरत में खोली जाती है। हालांकि 1611 में सबसे पहले एक कोठी खोली गई थी मसूलीपट्टनम में, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। 1615 में इंग्लैंड का राजा जो होता है, उस समय जेम्स वन होता है, जो कि सर टॉमस रो, जो कि भारत में दूसरा राजदूत बनाकर भारत में भेजा जाता है। भारत में क्यों भेजा जाता है, ताकि और व्यापारिक कोठियों का निर्माण करके व्यापार को सुचारू रूप से किया जा सके। सर टॉमस रो भारत आता है, भारत आने के बाद वह जहांगीर के पास जाता है, जो कि उस समय तत्कालीन मुगल का राजा होता है। जहांगीर उस समय काफी अपने कामों में व्यस्त होता है, लेकिन जहांगीर से वह बहुत कुछ तो हासिल नहीं कर पाता, लेकिन जहांगीर ने बाद में उसे कुछ दिन रुकने के बाद उसे कई जगह पे कोठियों को खोलने का इजाजत दे देता है। कई जगह पे उसे व्यापारिक कोठियां या कारखानों को खोलने का इजाजत देता है। तो इस तरह से अंग्रेजों की मुख्य कोठियां कहाँ कहाँ पे हुई, इसका लिस्ट मैंने नीचे दे दिया है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1611 में, जो कि मैंने बताया था कि 1611 में एक टेम्परोरी कोठी मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। 1613 में पहली परमानेंट कोठी खोली कहाँ गई, वो सूरत में खोली गई। 1623 में भरूच में खोली गई, 1623 में ही आगरा में खोली गई, 1651 में हुगली में, और 1690 में सुल्तानाची में, जो कि एक कलकत्ता का गांव था, वहां पे व्यापारिक कोठी को खोला गया। अब आगे देखते हैं। 1640 में सर टॉमस रो, जो कि भारत का राजदूत बनकर आया था, वह मद्रास जाकर वहां पे मद्रास सिटी का, मद्रास शहर का स्थापना करता है, और वहां पे एक व्यापारिक कोठी खोलता है, जिसका नाम उसने क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे और एसएससी के बच्चे जो भी देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, और रेलवे में भी तो बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, इधर पुर्तगालियों और अंग्रेजों का लड़ाई चल रहा होता है। इस चीज को एक समझौते में बदलने के लिए 1661 में इंग्लैंड के राजा जो होते हैं उस समय, चार्ल्स द्वितीय, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो बंबई बंदरगाह होता है उसे दहेज के रूप में मिलता है। और जब बंबई जो बंदरगाह होता है उन्हें दहेज के रूप में मिलता है, जिससे वह 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर वो किसको दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किस लिए देते हैं, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे व्यापार कर सके और अपनी व्यापारिक कोठियों को खोलकर व्यापार को सुचारू रूप से कर सके। अब आगे देखते हैं 1687 में क्या होता है, कंपनी का जो मुख्यालय जब सबसे पहले कोठी खोली गई थी सूरत में, उसको क्या किया जाता है, सूरत से लेकर मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि मुंबई उन्हें किसे मिला था, मुंबई बंदरगाह
मुंबई बंदरगाह किसे मिला था? राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपरांत किसे मिला था? चार्ल्स द्वितीय को मिला था। तो सूरत में जो इनकी व्यापारिक कोठी थी उसको वहां से ट्रांसफर करके बंबई ला दिया है। 1690 में क्या होता है, जो बंगाल का नवाब होता है इब्राहिम खान, वह बंगाल में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को निमंत्रण भेजता है। हालांकि वह उसकी बहुत बड़ी भूल होती है, लेकिन वह फिर भी व्यापार करने के लिए और अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए और व्यापारिक कामकाज को बढ़ाने के लिए वह अंग्रेजों को निमंत्रण देता है कि आप लोग भी आइए और बंगाल में व्यापार कीजिए। इसके उपरांत क्या होता है, निमंत्रण को स्वीकार करके 1696 में जो भारत में उस समय राजदूत होता है जाप चारनाक, वह सुतानाती जो कि एक कलकत्ता में एक गांव था उसमें जाके वहां जाके एक कोठी को स्थापित करता है और उसे चारों तरफ से बाउंड्री देकर उसका नाम क्या रखता है? फोर्ट विलियम्स, जिसे हम लोग किलाबंदी भी कहते हैं। किलाबंदी करने के बाद उसका क्या नाम रखता है? फोर्ट विलियम्स नाम रखता है। जाप चारनाक जो होता है, वहां के सूबेदार जो होते हैं उस समय सुल्तानाती के सूबेदार जो होते हैं, उसका नाम था अजीमुशान। उससे क्या करता है, 1200 रुपए में कालीकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुर उसकी जमींदारी को वो क्या करता है, ले लेता है। मात्र 1200 रुपए में कालीकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुर की जमींदारी को ले लेता है। और जमींदारी को लेने के बाद इन तीनों को मिलाकर वह क्या करता है, एक शहर बनाता है जिसका नाम रखा गया आज का कलकत्ता, जिसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं। इसी तीनों शहर को मिलाकर कोलकाता शहर को बनाया गया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि मात्र 80 वर्ष के अंदर अंदर तीनों प्रमुख बंदरगाह, जो भारत में तीनों प्रमुख बंदरगाह थे, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, उस पे अंग्रेजों ने अपना क्या किया, नियंत्रण बना दिया। इससे भारत में अंग्रेजों का दबदबा काफी बढ़ गया और इस तरह भारत में अंग्रेजों का शासनकाल बहुत लंबे समय तक। अब हम आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस सीरीज का है हम लोग इसको देख लेते हैं, जिसको मैंने निचोड़ महत्वपूर्ण प्रश्न का नाम दिया है, क्योंकि आने वाले सारे एग्जाम्स में आपको इस सीरीज से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग इसको बिल्कुल जरूर से जरूर देखिएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके वीडियो को जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आगे और वीडियोस बना सकूं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, उसे क्या नाम दिया गया था? उसका नाम था रेड ड्रैगन। हमने और वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासनकाल था? तो हमने देखा कि जब चार्टर साइन हुआ था उस समय भारत में शासनकाल किसका था? अकबर का था। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए उस समय शासनकाल किसका था? तो जहांगीर का। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर, जो कि 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत आते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की और कब स्थापित की? तो पहली व्यापारिक कोठी उन्होंने कहाँ स्थापित की? सूरत में। इसे कब स्थापित किया गया? 1608 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्टन हॉल, जो कि समुद्री मार्ग से नहीं बल्कि स्थल मार्ग से 1597, जबकि चार्टर साइन नहीं हुआ था, महारानी एलिजाबेथ के चार्टर ने साइन नहीं किया था, उससे पहले ही ये स्थल मार्ग से होते हुए 1597 ईस्वी में ये जॉन मिल्टन हॉल भारत आया था। अब आगे देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी। हमने वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है। आप लोग इस क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण होगा और काफी आप लोग अच्छे से टैकल कर पाएंगे एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार की जाती थी? तो उस समय नील की सबसे अच्छी किस्म जो थी बयाना में तैयार की जाती थी। तो हम आगे देखते हैं, जेम्स प्रथम का जो राजदूत था, जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? तो हमने देखा है कि जेम्स प्रथम का जो दो राजदूत आए थे, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था और उसके बाद सर थॉमस रो आए थे, जो कि दोनों जहांगीर के दरबार में गए। किस लिए गए थे? तो व्यापारिक कोठियों के निर्माण के लिए, उनसे सहायता प्रदान करने के लिए और उनका अनुमति लेने के लिए वह जहांगीर के दरबार में गए थे। आगे देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच प्रथम मुकाबला कब और कहाँ हुआ? तो उस समय बंगाल में जो हुगली नाम की जगह है, उस समय 1686 में औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में प्रथम मुकाबला होता है। मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो अंग्रेजी व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी उस समय? सूती वस्त्र थी।
अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो कि जहांगीर ने दिया था, कब दिया गया था? इसे दिया गया था 1632 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत से खास करके मसाले और नील, कच्चा रेशम और सूती कपड़ा, इन चारों चीजों का निर्यात करती थी। खास करके मसालों और नील का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेजी यात्री कौन था? तो हमने देखा है कि स्थल मार्ग से होते हुए जॉन मिल्टन हॉल भारत पहुंचता है और यही सबसे पहले भारत आने वाला अंग्रेजी यात्री था। इंटरपोलर कौन थे? इंटरपोलर जो थे एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को हम लोग इंटरपोलर बोलते थे उस समय। अंग्रेजों को कलकत्ता की जिम्मेदारी, जो जिसे हम जमींदारी बोलते हैं, किस सूबेदार ने प्रदान की? तो अंग्रेजों को कलकत्ता की जमींदारी हमने देखा हुआ है, अजीमुल शान ने सूबेदारी दी थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिले और आगे मैं वीडियो और कंटिन्यू कर पाऊँ।